हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं एक बार फिर आप लोग के सामने हिस्ट्री का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, है ना। इसके पहले नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान के बारे में बता दिया गया था कि कैसे कैसे यूरोप में, फ्रांस में वो अपना योगदान दिया था, यूरोप और फ्रांस को आगे बढ़ाया था, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगता हो और वीडियो को पूरा देखिए ताकि समझ में आए, और जब अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, कि आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमको मोटिवेट मिलता है। अगर समझ में ना आए तो आप मैसेज कर दीजिए कि हमको समझ ना आ रहा तो उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। उसके आगे देखिए, उसके आगे हम आज बताने जाएंगे कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे कैसे हुआ, है ना। पिछले क्लास में बताए थे कि नेपोलियन द्वारा योगदान बताया गया था, क्या क्या योगदान किया था। आज उसके द्वारा निर्माण बताया जाएगा कि यूरोप में 18वीं शताब्दी में निर्माण कैसे कैसे हुआ, उसके बारे में। जैसे पहले जो था कि वहां छोटे छोटे रियासत और अर्ध रियासत में बांट दिया गया था। क्या छोटा छोटा जो रियासत होता था वो अलग अलग क्या कर दिया था, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया था, जिसमें है राजशाही, डची और कैटन। राजशाही, डची और कैटन, ये जो है तीनों राज्य इस छोटा छोटा राज्य का कर दिया गया था, बांट दिया गया था, ताकि यहाँ के लोग सुरक्षित रहे। और उसके बाद फिर इसके यहाँ जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया, रियासत में बांट दिया गया, तो यहाँ की भाषा अलग थी। क्या थी? सभी भाषा अलग थी। यहाँ पर जाति जो था, जो जाति है वो अलग अलग रहते थे, प्रजाति में अलग अलग जात के रहते थे, है ना। यानी भाषा भी अलग था, प्रजाति भी अलग था, और यहाँ की जो संस्कृति थी, संस्कृति एक नहीं थी, संस्कृति और भाषा सब अलग था। यहाँ का रहन सहन अलग, संस्कृति में यहाँ का रहन सहन, खान पान सब क्या था, अलग था। यहाँ का भाषा अलग था, इसलिए इसमें सामुदायिक पहचान नहीं बन सका। बस क्या सामुदायिक पहचान नहीं बन सका था। सामुदायिक पहचान बनाने के लिए इन्हीं का संस्कृति भाषा एक होना चाहिए था, है ना। रहन सहन एक होना चाहिए था, जो भाषा है वो एक होना चाहिए था, प्रजाति एक होना चाहिए था। हम पीछे बताए थे कि फ्रांस में जब आवाज चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, तो उसमें फ्रांस जो फ्रेंच भाषा जो है वो फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया था। वही है कि अगर यहाँ पे, और दूसरी बात की यहाँ ऑस्ट्रिया और हंगरी जो है, ऑस्ट्रिया हंगरी वो हैब्सबर्ग के अंतर्गत आता था। यानी हैब्सबर्ग जो है उसके अंदर, ये दोनों जो है राज्य वो किनके अंतर्गत आता था, हैब्सबर्ग के अंतर्गत आता था, है ना। जो यहाँ कर अलग अलग क्षेत्र प्रजाति के लोग निवास करते थे, जो हैब्सबर्ग जो है इसमें अलग अलग जो है अलग अलग प्रजातियों क्या करते थे, निवास करते थे, है ना। जिसमें टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेनलैंड, बोहेमिया शामिल थे। जो ऑस्ट्रिया और हंगरी जो हैब्सबर्ग के अंतर्गत आते थे, उसमें जो छोटा छोटा जो रियासत था, राज था, वो टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेनलैंड और बोहेमिया जैसा राज क्या था, शामिल था। जिसमें इसमें कुछ कुलीन वर्ग थे, कुलीन वर्ग जो अलग अलग भाषाएं क्या करते थे, बोलते थे, है ना। तो इसमें कुलीन वर्ग में जो रहते थे ना, वो अधिकतर जर्मन भाषा बोलते थे। कौन सा भाषा बोले जाते थे? जर्मन भाषा। यानी जो जैसे जैसे छोटा छोटा राज बढ़ गया था, उस समय में अलग अलग राज्यों का क्या था, भाषा था, है ना। जिसमें कुलीन वर्ग के लोग क्या, कौन सा भाषा बोलते थे? जर्मन भाषा बोलते थे। और लुम्बार्डी और वेनेशिया जो है, लुम्बार्डी और वेनेशिया, उसमें इताली भाषा बोला जाता था। कौन सा भाषा? इताली भाषा। ये सब 18वीं शताब्दी के यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे चल रहा था उस सब के बारे में है ना। लुम्बार्डी में वेनेशिया और इताली भाषा बोली जाती थी। उसके बाद देखिए हंगरी का आधा आबादी, जो हंगरी में रहने वाले जो आधा जनसंख्या है, आधा आबादी जो है वो मंगयार भाषा बोला जाता था। क्या? मंगयार भाषा बोला जाता था, है ना। अंग्रेजी के आधे आवासी मंगयार भाषा बोली जाती थी। और शेष जो रहा, जो बच्चा है, उसमें कुछ अलग अलग भाषा बोला जाता है, सब एक नहीं। जैसे आधी आबादी जो है कि मंगयार भाषा बोलता था, और आधे जो है दूसरे भाषा का प्रयोग करते थे, है ना। मिक्स भाषा का उपयोग वहां पर करते थे, है ना। गालिसिया जो कुलीन वर्ग के जो रहते थे, वो पोलिश भाषा का इस्तेमाल करते थे, पोलिश भाषा बोला जाता था। जो गलिसिया जो कुलीन वर्ग के जो रहते थे, वो कौन सी भाषा बोली जाती थी? पोलिश भाषा बोली जाती थी। जब ये सब जो निर्माण किया गया तो, है ना, ये जो है पोलिश भाषा बोली जाती है। इसके अंतर्गत जो होता है हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा पर बहुत कृषक समुदाय के लोग रहते थे। यानी जो
किसान मजदूर लोग थे, उसमें अधिक समुदाय के लोग क्या करते थे, रहते थे। जो दक्षिण के क्रोएट और पूर्व में ट्रांसनिस्ट्रिया रहने वाले रोमन थे, जो कई वर्गों में सम्राट प्रति सूत्र में बांधे हुए थे। जो राजाओं के जो कई वर्ग था, वो राजाओं के विभिन्न सूत्रों का कर दिया गया था, बांध दिया गया था, है ना। इसके कारण 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ। यानी पूछा जाएगा एग्जाम में क्या 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, उसके बारे में बताया जाएगा। तो उसके बारे में ये चीज यहाँ से क्या करना है, लिख देना है। आगे है राष्ट्रवाद के विकास में क्या क्या सहायक तत्व है, यानी क्या क्या सहायक तत्व हुआ राष्ट्रवाद के विकास में, है क्या क्या सहायता करने के लिए उसका तत्व का उपयोग किया गया है ना। आगे देखिए कुलीन वर्ग जो है, कुलीन वर्ग आगे पहला है कुलीन वर्ग। क्या थे, तो राष्ट्रवाद के विकास में पहला जो तत्व था वो कुलीन वर्ग था। कुलीन वर्ग कहने में जो सामाजिक और राजनीतिक ज्यादा प्रभावित थे, यहाँ के कुलीन वर्ग थे, यहाँ सामाजिक और राजनीतिक से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, बहुत ज्यादा डरे हुए थे कुलीन वर्ग के लोग। कहा कि यहाँ सामाजिक और राजनीतिक दोनों एक नहीं था, दोनों में कंफ्यूजन था कि ये कुलीन वर्ग लोग ज्यादा दबाव डालते थे, इसलिए ये कुलीन वर्ग लोग डरे हुए थे। दूसरा का है जमीन का अधिकांश भाग यूरोप के कब्जे में था, जो किसानों और दस्तकारों और भूदासों की खेती करवाते थे। यानी जो है राष्ट्रवाद विकास के लिए वहां की जो जमीन थी, यूरोप में ये जो जमीन थी, यूरोप के कब्जे, जो वहां की जमीन था जो सब यूरोप के कब्जे में था, वहां के जो ही किसान है या कष्टकारों यानी काम करने वालों या भूदासों जो अधिक खेती किया जाता था, उसको जबरन यहाँ खेती करवाया जाता था। सही को खेती करवाने के लिए किया जाता था, अगर उसको कर नहीं दिया जाता था तो उसको क्या कर दिया जाता था, उस सही से खेती करवा उसको कर नहीं दिया, मैंने तो उसका जो मेहनत होता है वो मेहनत नहीं दिया जाता था, मजदूरी नहीं दिया जाता था। उस तरह से यूरोप के लोग किसानों पर या कष्टकारों पर या बुदासों की खेती जबरदस्ती करवाते थे, है ना। उसके बाद क्या होता था कुल यहाँ पे और क्या था कि यहाँ स्वयं शहरों में बड़ी बड़ी हवेलियां में रहते थे। और क्या था, वो जो राजा यूरोप के जो राजाओं थे बड़ी बड़ी हवेलियां में रहते थे, और हवेलियों में रहते थे। वहाँ बड़ी बड़ी क्या थी, जागीरें भी थी, बड़ी बड़ी हवेलियां जागीर थी वो थी, जो परंतु वहाँ कुलीन वर्ग का जो बहुत ज्यादा प्रभाव था। वहाँ कुलीन वर्ग इतना प्रभाव थे, ये सबसे मतलब कहने के बाद जितना चाहिए वो हद से ज्यादा हुआ प्रभाव डाले हुआ था जापान वाला कुलीन वर्ग पर, जिसके कारण सही से अपना सामाजिक समूह वर्ग नहीं बना सका था। अगला उसके बाद नीचे देखिए क्या है, उदारवादी राष्ट्रवाद। क्या है, उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है, तो वहां पे जो भी, यानी कहने का मतलब है कि उदारवादी जो है वो व्युत्पत्ति लातिन भाषा के मूल शब्द है, यानी मूल शब्द जो है उदारवादी लैटिन भाषा का मूल शब्द है, जिसका मतलब होता है लीबर। क्या होता है, लीबर। यानी उदारवाद का लैटिन भाषा जो है इसका मूल शब्द होता है लीबर, और इसका मतलब होता है आजाद कहने की मतलब राष्ट्रवाद यानी उदारवाद का मतलब होता है आजाद कहने का मतलब है उस पर किसी को दबाव नहीं रहता है, वह स्वयं स्वतंत्र रहता है, वह अपन मन से जो ही काम, जैसे भारत जब गुलाम था, है ना, तो उसके पहले अंग्रेज दबाव था, है ना, अंग्रेज का शासन चलता था। जब 1945 में भारत आजाद हुआ तो हम लोग क्या हुए, स्वतंत्र हुए, आजाद हुए। अब हम लोग को जो मन करेगा वही कर सकते हैं। अब तो अंग्रेज हम लोग पर ऊपर कोई दबाव नहीं डालेगा, क्योंकि अपने स्वतंत्र हम लोग हैं। उसी तरह मतलब उदारवाद का मतलब क्या होता है, आजाद होता है। यहाँ जो था उदारवादी व्यक्तियों की, यहाँ जो पहला मांग क्या किया गया था, उदारवादी व्यक्तियों के स्वतंत्रता और कानून के समय समानता का बल देते थे। यानी उदारवादी राष्ट्रवाद में जो क्या था कि यहाँ उदारवादी व्यक्ति रहते थे, जो आजाद व्यक्ति रहते थे, जो स्वतंत्र व्यक्ति रहते थे, वो जो है स्वतंत्रता और कानून पर वह ज्यादा विश्वास रखते थे, बल देते थे, उसके सहयोग में रहते थे, है ना, स्वतंत्रता और कानून के समक्ष, ताकि सभी का जो कानून होगा वो बराबर होगा, किसी को अंतर नहीं होगा, वो चीज था। उसके बाद है यहाँ का जो यहाँ जो ये कानून था, ये जो कानून बना है उदारवादी का जो कानून बना है वो जनसंघ के सभी
आपसी सहमति से बना था, आम लोगों की सहमति से बना था, किसी से नहीं। वहाँ एकजुट, जितना भी वहाँ का जनता है सब एकजुट हो गया और सभी से राय सलाह लेकर ये क्या इसका राष्ट्रवाद का, इस कानून का क्या कर दिया गया, बनाई गई, सहमति से बनाई गई। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवादी ने निरंकुश राजशाही, कुलीन और पादरी वर्ग की विशेष रूप से समाप्त करने की मांग की गई। और ये जो कानून बनाया गया इसमें क्या बात रखी गई कि फ्रांसीसी क्रांति, जब फ्रांसीसी क्रांति हो रहा था उसके बाद जो है यहाँ का जो उदारवादी निरंकुश सरकार, निरंकुश कहने के लिए सिर्फ अपने से मतलब रखना, किसी दूसरे से मतलब नहीं रखना, दूसरे पर अत्याचार करना, है ना। जैसे लुई 16वां के बारे में बताए थे, लुई 16वां का जैसे निरंकुश सरकार था, है ना, वो सरकार करने लायक नहीं था, है ना। उसको इसलिए क्या कर दिया गया था, उसको गिलोटिन पर चढ़ाकर मार दिया गया था। उसके पीछे उसकी वाइफ भी फांसी दे दी गई थी। वही प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो उदारवादी निरंकुश सरकार था उसको राजशाही, कुलीन और पादरी वर्ग विशेष को समाप्त यानी खत्म करने की मांग रखी गई। किसमें? उदारवादी राष्ट्रवाद में। यानी फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो भी उदारवादी निरंकुश सरकार था वो सब को खत्म करने की मांग इसमें रखी गई। तो यहाँ तो समझ में आ गया। आगे है निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए अधिकार की मांग। और अगला है निजी संपत्ति, जो आपको अपना संपत्ति है ना, जो अपना संपत्ति है उसको सुरक्षा अधिकार मांगे, सुरक्षा रखने के लिए अधिकार मांगा गया था। जो जिसके पास जो निजी संपत्ति है वो सुरक्षा रखे, किसी से सिराती नहीं कर दिया जाएगा, नहीं, जो जैसा कमाएगा सिर्फ उसका जो है अपना पैसा खुद रखेगा, वो निजी संपत्ति। निजी संपत्ति का मतलब अपना, किसी दूसरे का अधिकार नहीं, सिर्फ अपना। उसके बाद है फ्रांस में सिर्फ धनी व्यक्ति को मताधिकार अधिकार दिया गया और महिलाओं को काफी समय तक वंचित कर दिया गया था। और उसके बाद क्या था कि फ्रांस में जो धनी व्यक्ति था, है क्या, धनी व्यक्ति जिसके पास ज्यादा पैसा, रुपया पैसा या किसी पास खेती, उसको पास ज्यादा उसको अधिकार दिया गया था। और महिलाओं को काफी इससे अपना मताधिकार यानी अधिकार से वंचित कर दिया गया था। जो महिलाएं वर्ग जो लोग होगी इस उदारवादी राष्ट्रवाद में भाग नहीं लेगा, इससे वंचित रखा गया था। ये सब फ्रांस का दिन है भी, है ना। मैंने सब क्या कर दिया था, वो बहुत दूर रख दिया, मैंने उसको वंचित कर दिया गया, निकाल दिया गया था बहुत दिन के लिए, है ना। और इसमें जो था फ्रांस के जो भी धनी लोग था उसको अधिकार दिया गया था, है ना। उसके बाद है 19वीं और 20वीं शताब्दी में महिलाओं का मताधिकार लेकर आंदोलन कर दिए। जब वो काफी समय तक महिलाओं को वंचित रख दिया गया था तो 19वीं से 20वीं शताब्दी में महिलाओं ने इसको लेकर वो हंगामा कर दिया। क्या कर दिया? हंगामा कर दिया और आंदोलन शुरू कर दिया कि अगर जब तक हम लोग को उदारवादी राष्ट्रवाद में शामिल नहीं किया जाएगा इस मांग को हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, है ना। और उसका उदारवादी राष्ट्रवादियों में प्रेस की आजादी का मुद्दा भी उठाया। और उसमें क्या था, उदारवादी राष्ट्रवादी में मुद्दा क्या है, प्रेस की आजादी। यानी प्रेस की आजादी कहने का मतलब घूमने की आजादी, क्या यानी स्वतंत्र रूप से कहीं जा सकते हैं, हमारे पर किसी का दबाव नहीं रहेगा, वह है प्रेस की आजादी। और उसके बाद क्या था, ये सब क्या था, प्रेस की आजादी। उसके बाद आगे है कि 1834 में क्या किया गया था, जाल्वे राइन की स्थापना की गई थी। 1834 ईस्वी में जाल्वे राइन की स्थापना की गई थी, जिसमें सभी जाल्वे राइन की जो स्थापना किया गया था एक सहमति से नहीं किया जाएगा, सभी राज्य उसमें सम्मिलित थे। जो जितना भी राज था वो सभी राज्य के सम्मिलित से यानी सभी की सहमति से जाल्वे राइन की स्थापना की गई थी 1834 ईस्वी में, है ना। इसमें एक अर्थशास्त्री जो लेखक थे, अर्थशास्त्री लेखक इसमें क्या कहे हैं कि फ्रेडरिक लिस्ट ने लिखा था। मैंने फ्रेडरिक लिस्ट का अर्थशास्त्री व्यक्ति थे, लेखक थे, फ्रेडरिक लिस्ट जिनका नाम था। पूछा जाएगा एग्जाम में कि अर्थशास्त्री लेखक का क्या नाम है, तो फ्रेडरिक लिस्ट। उसने कहा कि जाल्वे राइन का लक्ष्य जर्मन लोगों के आर्थिक रूप से राष्ट्र से बांध देना चाहिए। यानी जाल्वे राइन के लक्ष्य एक ही लक्ष्य था, क्या था, वहां के लोग जो आर्थिक संपत्ति है उसको क्या करना, सभी को एक रूप में बांट देना है। यानी नहीं किसी को देना है, सभी को अपना अपना हिस्से में बांट देना है, वही कहा था। इसके बाद जो है इस था हमारी उदारवादी राष्ट्रवाद। पूछा जाएगा कि उदारवादी राष्ट्रवाद की क्या अवधारणा है, अवधारणा को लिखे, तब लिखा क्या जाएगा कि उदारवादी शब्द का व्युत्पत्ति लातिन भाषा मूल शब्द क्या है, लिबर, जिसका अर्थ होता है आजाद। इसमें जो है इसमें जो भी कानून रखा गया था वो सभी आम सहमति से रखा गया था। यहाँ जो भी काम हुआ सब मिलजुल के काम हुआ,
कोई किसी कोई अकेला के नहीं काम किया जाए, सभी सहमति से होगा। यहाँ जो पादरी वर्ग जो विशेष रूप से जो है इसको समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ का महिलाओं को बहुत दिनों तक वंचित रख दिया गया था। यहाँ के जमींदार यानी जिसको धनी लोग हैं उनको क्या किया था, यहाँ समानता का अधिकार दिया गया था, है ना, जिसमें जब महिलाओं का अधिकार नहीं मिला 19वीं या 20वीं शताब्दी में क्या कर दिया, महिलाओं ने उसको आंदोलन शुरू कर दिया, है ना। तो इसके बाद 1834 में जनरल की स्थापना की। फिर उसके बाद आगे है रूढ़िवाद की पुनः स्थापना। रूढ़िवाद की पुनः स्थापना नई निर्माण कैसे हुआ, फिर रूढ़िवाद का कैसे निर्माण हुआ उसके बारे में। रूढ़िवाद का स्थापना जो हुआ उसमें रूढ़िवाद पुनः स्थापना में देखिए उसमें पहला स्टेप है वियना कांग्रेस, दूसरा है वियना की संधि, है ना। तो एक एक करके पढ़ेंगे। पहला वियना कांग्रेस, देखिए वियना कांग्रेस 1815 शुरू हुई थी, कितना में 1815 में। वियना कांग्रेस में ही नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी, ध्यान समझिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट की हार वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी, जिसमें जो ये अकेला नहीं था, है ना, नेपोलियन बोनापार्ट को हराने वाला अकेला देश नहीं था, इसमें कई राजधानियों मिली थी, है ना, इसमें कई राष्ट्र मिले थे, जिसके कारण नेपोलियन बोनापार्ट क्या हुई थी, हार का सामना करना पड़ा था। जिसमें ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना में नेपोलियन के पराजित किया गया था। यानी ऑस्ट्रिया का ऑस्ट्रिया जो राजधानी वियना है उसमें नेपोलियन को हरा दिया गया था। उसमें जो ऑस्ट्रिया अकेले नहीं था, ऑस्ट्रिया जो था यानी वियना, उसका जो राजधानी वियना है वो अकेले नहीं था, वहाँ के कई राज्य ब्रिटेन, रूस, फ्रांसा, ऑस्ट्रिया, ये सभी के सहयोग से नेपोलियन बोनापार्ट का क्या कर दिया गया था, हरा दिया गया था। ये इतना एक मजबूत क्षेत्र था, एक राजा था जो जैसे फ्रांस में आया था, है ना, जो 1804 ईस्वी में फ्रांस में जो राजगद्दी बैठा था, वहाँ के संगठन, है ना, वहाँ कितना यानी जो पहले लुईस 16वां था तो लुईस 16वां कितना फ्रांस के ऊपर, है ना, अत्याचार किया था, यही वो निरंकुश शासक था। तो उसको मरवाने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी का क्या था, राजगद्दी पर बैठ गया था। वो वहाँ फ्रांस की एक गड्ढा से निकाला था, यानी बहुत ऊंचे, यानी वहाँ के जो यातायात, संचार, यानी जो भी धन या जो भी है उसको क्षेत्र का क्या था, बढ़ा किया था। उसके अलग अलग जो राष्ट्र है उसको देखा इसके पास पत्र भेज दिया गया कि यहाँ जो है कि यहाँ भी जिस तरह फ्रांस का विस्तार हो रहा है उस तरह हम लोग के राष्ट्र में क्या हो, विस्तार हो। तो उसको वहाँ जब नेपोलियन बोनापार्ट का ये संदेश आया तो वहाँ अपनी सेना को गठित करके भेज दिया गया दूसरे राष्ट्रों में। वो उतना शक्तिशाली राजा, वो अकेले नहीं हार सकता है, तो उसको ढेर सारा राष्ट्र को सम्मिलित करके क्या कर दिया गया, हरा दिया गया, है ना। तो इसके बाद याद रखिएगा वियना कांग्रेस हुआ था 1815 ईस्वी। तो वियना कांग्रेस में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या हुआ था, हार हुई थी, याद रखिएगा। पूछा जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट के किस युद्ध में हार गया था, वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी। अब देखिए आगे उसमें ऑस्ट्रिया के जब फिर उसके बाद क्या था, वहाँ का ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिक था, यानी वहाँ का अध्यक्ष फिर कौन बना, मेटरनिक बना, है ना। यानी मेटरनिक कहाँ था, ऑस्ट्रिया का चांसलर। वियना संधि जब मेटरनिक का अध्यक्ष में हुई थी, पूछा जाएगा वियना की संधि किसके अध्यक्ष में हुई, तो मेटरनिक की संधि हुई, क्योंकि वहाँ जब मेटरनिक ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना, है ना, तो वियना के सहयोग से क्या किया था, नेपोलियन को हरा दिया गया था। तो वहाँ का जो अध्यक्ष था वो था मेटरनिक, है ना। वहाँ का जो सेनापति था यानी जो युद्ध का जो रक्षा कर रहा था वो मेन हेड कौन था, राजा कौन था, मेटरनिक था। तो वहाँ का अध्यक्ष बना दिया गया और वहाँ से बाद मेटरनिक का हुई अध्यक्ष हुई। उसके बाद है अगला वियना की संधि। अब यहाँ से देखिए ये वियना कांग्रेस है, पूछा जाएगा वियना कांग्रेस से आप क्या समझते हैं या वियना कांग्रेस किसे कहते हैं। यानी वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या हुई थी, हार हुई थी। इस संधि में ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने यहाँ की अध्यक्षता की थी और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में नेपोलियन बोनापार्ट के पराजित किया गया था, जिसमें कई राष्ट्र शामिल थे, जैसे क्या था, ब्रिटेन, रूस, फ्रांसा, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी सहयोग से क्या कर दिया गया, नेपोलियन को हरा दिया गया था। और इसी आयोजित संधि को हम लोग वियना कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, वियना कांग्रेस कहते हैं। और जिसकी
इस सम्मेलन और इसी सम्मेलन में वियना की संधि हुई थी। जब युद्ध हुआ था तो एक सम्मिलित रूप में संगठन बना दिया गया था, इसमें एक संधि रखा गया जिसको कहते हैं वियना की संधि। अब देखेंगे वियना की संधि। इस संधि में नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में लाए गए परिवर्तनों को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया था। यानी वियना संधि का हुआ कि जो भी नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था जो लाए गए थे उसको समाप्त कर दिया गया था। कौन संधि में? वियना संधि में, है ना। और इसमें और क्या था कि यहाँ जो नेपोलियन द्वारा पूर्व शक्ति संतुलन जो था वो बनाए रखने के लिए वो कांग्रेस के उद्देश्य फ्रांस के क्रांति द्वारा प्रदत्त गणतंत्र के प्रजातंत्र की भावना का विरोध क्या किया, विरोध का पुनः करने पर मजबूर कर दिया। और ये सब हुआ तो वियना में मेटरनिक क्या हुआ कि वियना संधि में भी वियना संधि में क्या हुआ, नेपोलियन राज समाप्त कर दिया गया। जो नेपोलियन राज था वो वियना संधि में समाप्त कर दिया गया था और मेटरनिक युग का शुरू हुआ था। पूछा जाएगा कि नेपोलियन युग किसमें समाप्त किया गया, तो वियना संधि में। और नया यानी मेटरनिक युग किसमें शुरू हुआ, वियना संधि में, है ना। तो वियना संधि में नेपोलियन का जो भी शासक था, जो भी युग था नेपोलियन युग, उसको समाप्त कर दिया गया और मेटरनिक युग शुरू कर दी गई, है ना। इसमें ढेर सारा फेरबदल किया गया। जो ये जो है वियना की संधि, इसमें बहुत सारा जो नेपोलियन द्वारा जो यहाँ लाया गया था, जो कानून लाया गया था, जो व्यवस्था लाया गया था, वो सभी को यहाँ का कर दिया गया, हटा दिया गया, यहाँ फेरबदल कर दिया गया। और यहाँ क्या लागू किया गया कि फ्रांस पराजित जो है नेपोलियन द्वारा बीच क्षेत्रों को वापस लौटाने को कहा गया। यानी जो फ्रांस विजेता था, जो विजित जो रखा हुआ था, वो क्या है, सभी को वापस लौटाना पड़ेगा, है ना। बीच क्षेत्रों को क्या करना पड़ेगा, वापस लौटाना पड़ेगा। भविष्य में यूरोप के शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्रांस के जो सैनिक है उसको बल दिया जाएगा। यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैनिकों पर बल दिया जाएगा। यहाँ पर अंकुश लगा दिया जाएगा कि यहाँ पर किसी फ्रांस वासियों का डर नहीं रहेगा। दूसरा था फ्रांस की उसकी पश्चिमी सीमा पर अनेक नए महत्वपूर्ण क्षेत्र दिए जाएंगे। और वहाँ जो परासा के पश्चिमी सीमा पर एक विशेष रूप से अनेक नए महत्वपूर्ण क्षेत्र दिए जाएंगे जिसे सुरक्षा कवच होगा। और उसके बाद इटली पर बनाए गए जो दबाव है, उसको क्या कर दिया गया था, उसको विभक्त कर कई राज्यों में क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था। सिसिली और नेपल्स बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया था। यानी सिसिली और नेपल्स, देखिए सिसिली और नेपल्स जो है बुर्बो राजवंश का सम्राट क्या कर दिया था, दे दिया गया। जब फ्रांस के क्रांति के पहले यूरोप पर क्या शासक था, बुर्बो वंश का। समझिए एकदम शुरू से, फिर एकदम स्टेप यहाँ पर शुरू से ही है। फ्रांस पर जो फ्रांस क्रांति होने के बाद जापान में किसको शासक था, बुर्बो वंश का। वहाँ का लुई 16वां शासक है ना, तो कौन, लुई 16वां, है ना। यानी सिसिली और नेपाल से जब फ्रांस हार गया, जब फ्रांस हरा दिया गया तो मेटरनिक ने फिर क्या कर दिया कि सिसिली और नेपल्स को फिर वापस बुर्बो वंश के स्थापना सम्राट को फर्डिनेंड को दे दिया। यानी बुर्बो वंश का जो राजा था वो कौन था, फर्डिनेंड। फिर वो उसको हाथ में दे दिया। वहाँ लुई 16वां था तो लुई 16वां तो मार दिया गया था, फिर उसके बाद फर्डिनेंड बन गया। यानी वहाँ के जो बुर्बो वंश का जो राजा था वो फर्डिनेंड है, उसको सिसिली और नेपाल जो दो छोटे राजा था उसका क्या दे दिया गया। और उसके बाद लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। यानी तो भी वहाँ जो लोम्बार्डी और जो वेनेशिया है उस अभी भी किसका था अधिकार, ऑस्ट्रिया का। यानी ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ऑस्ट्रिया कहने के ऑस्ट्रिया का शासक कौन था, मेटरनिक था। वो मेटरनिक यहाँ शासक है। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर किसका शासक था, मेटरनिक का शासक था। यानी ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, उस पर शासन चल रहा था। उसके बाद पार्मा, मोडेना और टस्कनी हैब्सबर्ग में दे दिया गया था। पार्मा, मोडेमा और टस्कनी के कर्वन में हैब्सबर्ग दे दिया गया, हैब्सबर्ग के राज में दे दिया गया, उसके अधीन कर दिया गया था, है ना। उसके बाद वियना कांग्रेस में ब्रिटेन का माल्टा, हेलोगोलैंड, अर्मेनिया जो केप ऑफ नियंत्रण ले लिया था। यानी जो है केप ऑफ होप नियंत्रण ले लिया था। किसको, वियना कांग्रेस में ब्रिटेन जो माल्टा जो है, हेलोगोलैंड जो है, अमोनिया, ये सब केप ऑफ हेप नहीं है। देखिए एक केप ऑफ गुड होप है, वो वास्को डी गामा पुर्तगाल में गया था, लेकिन वो नहीं है। यहाँ केप ऑफ नियंत्रण में था कौन, ब्रिटेन। वियना को जो ब्रिटेन में जो छोटे छोटे राष्ट्र थे
माल्टा, हेलोगोलैंड, ये सब जो है केप ऑफ दे दिया गया था। यहाँ पे शासन कर रहा था ये। अगला है नेपोलियन द्वारा जो 3900 राज्य जीता गया था, तो है ना, वो जर्मन महासंघ का कर दिया, दे दिया गया। यानी वहाँ जो कब्जा था वो अब जो वहाँ जो 39 राज्यों का जो भी भाषा था, यानी जो भी महासंघ था, उसको भंग नहीं किया जाएगा। वो जैसा व्यवस्था बनाया है वैसा व्यवस्था बना रहेगा। अगला है फ्रांस और स्पेन में पूर्व राजवंश का स्थापना किया गया, और फ्रांस और स्पेन में फिर से पूर्व वंश का कर दिया गया, स्थापना कर दिया गया। पहले था तो क्या के पहले जो था तो लुई सलाहवा था। तो लुई सलाहवा तो एक निर्णायक शासक था, वो शासन करने नहीं था, तो वो गिलोटी में चढ़ा क्या करेगा गया था, उसको मार दिया गया था। उसके बाद वहाँ नेपोलियन बना था, तो नेपोलियन तो बेचारे वियना कांग्रेस में मारा गया था 1815 में। उसके बाद फिर वहाँ जो गुरुवंश है, वहाँ गुरुवंश का कौन था, लोम्बार्डी था, है ना। तो लोम्बार्डी शासन का क्या करे, लोम्बार्डी को दे दिया गया, गुरुवंश का राजवंश था। अब वहाँ शासन कौन करेगा, क्या था, कौन करेगा, लोम्बार्डी करेगा। यहाँ लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटर नहीं कर रहा था, लेकिन फ्रांस और स्पेन को गुरुवंश को दे दिया गया था। आगे फ्रांस में लुई 18वां का राजा बनाया गया, और फ्रांस में लुई 18वां का शासन फिर से नया शासन बना दिया गया। और इटली में ऑस्ट्रिया, और इटली को ऑस्ट्रिया राज परिवार को क्या कर दिया गया, दे दिया गया। यह है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और विकास। आज के लिए इतनी समाप्त। सेवा, गुड बाय।